शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाना है। इसके अंतर्गत वे सभी गतिविधियां और प्रक्रियाएं आती हैं जो किसी शैक्षिक संस्था के कुशल संचालन के लिए आवश्यक हैं। शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख क्षेत्रों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। विद्यालय भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, फर्नीचर और शिक्षण उपकरणों की व्यवस्था करना तथा उनका उचित रखरखाव सुनिश्चित करना शैक्षिक प्रशासन का एक प्राथमिक कार्य है। 2. मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों का उचित प्रबंधन इसके अंतर्गत आता है। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, कार्य विभाजन और सभी कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करना ताकि विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके। 3. वित्तीय प्रबंधन। किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन आवश्यक है। आय व्यय का बजट तैयार करना, सरकारी अनुदान प्राप्त करना, शुल्क एकत्र करना और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। 4. पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। निर्धारित पाठ्यक्रम को विद्यालय में प्रभावी ढंग से लागू करना, नवीन शिक्षण विधियों को अपनाना और छात्रों के मूल्यांकन के लिए उचित परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना। 5. छात्र कल्याण और अनुशासन। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना और छात्रों को मार्गदर्शन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रदान करना। 6. जनसंपर्क। विद्यालय और समाज के बीच मधुर संबंध स्थापित करना, अभिभावकों, समुदाय के नेताओं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग प्राप्त करना। निष्कर्षतः शैक्षिक प्रशासन केवल कार्यालयीन कागजी कार्यवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों के बीच एक आदर्श समन्वय स्थापित करने की एक व्यापक प्रक्रिया है। B. शैक्षिक नियोजन का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। शैक्षिक नियोजन, एजुकेशनल प्लानिंग का अर्थ है भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं का वैज्ञानिक पूर्वानुमान लगाना और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर शिक्षा के विकास के लिए एक सुव्यवस्थित रूपरेखा तैयार करना। ये एक ऐसी सचेत प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विकल्पों का चयन किया जाता है। साधारण शब्दों में शिक्षा के क्षेत्र में हमें कहाँ जाना है और वहां तक कैसे पहुंचना है, इसका पूर्व निर्धारण ही शैक्षिक नियोजन है। ये तथ्यों, आंकड़ों और तार्किक विश्लेषण पर आधारित होता है। शैक्षिक नियोजन के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं। 1. लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण। शिक्षा प्रणाली के राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। 2. संसाधनों का आकलन। वर्तमान में उपलब्ध भौतिक, मानवीय, शिक्षक व कर्मचारी और वित्तीय बजट संसाधनों का सही अनुमान लगाना ताकि योजना यथार्थवादी हो। 3. भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान। बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी बदलाव और औद्योगिक मांगों के अनुसार भविष्य में कितने विद्यालयों, कितने शिक्षकों और किस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान लगाना। 4. नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ठोस योजनाएं, रणनीतियां और चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करना। 5. मूल्यांकन और सुधार। लागू की गई योजनाओं की समय समय पर समीक्षा करना और बदलती परिस्थितियों के अनुसार उनमें आवश्यक संशोधन करना। शैक्षिक नियोजन किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला धन, समय और श्रम व्यर्थ न जाए। सही नियोजन के बिना शैक्षिक प्रशासन दिशाहीन हो जाता है, अतः शिक्षा को प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। इसी समय सारणी की आवश्यकता, नीड ऑफ टाइम टेबल। विद्यालय के सुचारू, व्यवस्थित और अनुशासित संचालन के लिए समय सारणी, टाइम टेबल अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर जसवंत सिंह के अनुसार समय सारणी विद्यालय का वो स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न गतिविधियों को गति प्रदान करता है। इसे विद्यालय की दूसरी घड़ी या दर्पण भी कहा जाता है, जिसमें विद्यालय का संपूर्ण कार्यकलाप झलकता है। समय सारणी की आवश्यकता और महत्व निम्नलिखित कारणों से है। 1. समय और ऊर्जा की बचत। समय सारणी ये सुनिश्चित करती है कि विद्यालय का हर पल योजनाबद्ध तरीके से व्यतीत हो। इससे शिक्षकों और छात्रों दोनों के समय की बर्बादी रुकती है और बिना किसी भ्रम के पठन पाठन का कार्य तुरंत शुरू हो जाता है। 2. कार्य का समान और न्यायसंगत वितरण।
इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी शिक्षकों को उनकी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार उचित कार्यभार मिले। इससे किसी एक शिक्षक पर अधिक बोझ नहीं पड़ता है। 3. विषयों का मनोवैज्ञानिक विभाजन। समय सारणी बनाते समय मनोविज्ञान का ध्यान रखा जाता है। कठिन विषयों जैसे गणित, विज्ञान को सुबह के समय रखा जाता है, जब छात्रों का मस्तिष्क तरोताजा होता है, और सरल विषयों को बाद में। 4. अनुशासन की स्थापना। जब छात्रों और शिक्षकों को स्पष्ट रूप से पता होता है कि उन्हें किस समय कहाँ रहना है और क्या करना है, तो विद्यालय में खालीपन या भ्रम की स्थिति नहीं रहती, जिससे स्वतः ही कठोर अनुशासन बना रहता है। 5. सर्वांगीण विकास में सहायक। एक अच्छी समय सारणी में केवल किताबी विषयों को ही नहीं, बल्कि खेलकूद, पुस्तकालय, कला और अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी उचित समय दिया जाता है, जो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। 6. नियमितता का विकास। ये छात्रों में समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी और नियमितता जैसे महत्वपूर्ण नैतिक गुणों को विकसित करती है। संक्षेप में, समय सारणी के बिना किसी भी विद्यालय का सफल और उद्देश्यपूर्ण संचालन असंभव है। डी. पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में केवल पुस्तकीय ज्ञान, बुकिश नॉलेज को पर्याप्त नहीं माना जाता। शिक्षा का वास्तविक और अंतिम उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, अर्थात उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास। इस महान उद्देश्य की पूर्ति में पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहले इन्हें पढ़ाई से अलग मानकर पाठ्येतर क्रियाएं, एक्स्ट्रा करिकुलर कहा जाता था, लेकिन अब शिक्षाविद इन्हें मुख्य पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मानते हैं। इनके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। 1. शारीरिक विकास, खेलकूद प्रतियोगिताएं, एथलेटिक्स, एनसीसी और योगासन जैसी गतिविधियां छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, मांसपेशियों को मजबूत करती हैं और उनमें स्फूर्ति व ऊर्जा का संचार करती हैं। 2. मानसिक और बौद्धिक विकास, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, डिबेट्स, भाषण, निबंध लेखन, क्विज और विज्ञान क्लब जैसी गतिविधियां छात्रों की तार्किक क्षमता, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और अभिव्यक्ति कौशल को निखारती हैं। 3. सामाजिक गुणों का विकास। जब छात्र समूह में नाटक, स्काउटिंग, कैंपिंग या एनएसएस में भाग लेते हैं, तो उनमें सहयोग, सहकारिता, नेतृत्व, लीडरशिप, सहनशीलता और टीम भावना जैसे अमूल्य सामाजिक गुणों का विकास होता है। 4. छिपी प्रतिभा की खोज। हर छात्र पढ़ाई में अव्वल नहीं हो सकता। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों को कला, संगीत, गायन, नृत्य या खेल में अपनी विशेष छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने का एक खुला मंच प्रदान करती हैं। 5. नैतिक और चारित्रिक विकास। खेल के मैदान में खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप छात्रों में ईमानदारी, नियम पालन और हार जीत को समान भाव से स्वीकार करने की क्षमता पैदा करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वे अपनी परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जुड़ते हैं। 6. नीरसता दूर करना। लगातार कक्षा में बैठकर पढ़ने से होने वाली मानसिक थकान और नीरसता को दूर कर ये क्रियाएं विद्यालयी जीवन को आनंददायक और रुचिकर बनाती हैं। निष्कर्षतः पाठ्य सहगामी क्रियाएं शिक्षा के उस खालीपन को भरती हैं जो केवल चार दीवारी के अंदर पढ़ाई से संभव नहीं है, और छात्रों को भविष्य का एक संतुलित और आदर्श नागरिक बनने के लिए तैयार करती हैं। प्रश्न 2. शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों का विवेचन कीजिए। उत्तर। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। किसी भी देश या समाज की प्रगति उसकी शिक्षा प्रणाली की सफलता पर निर्भर करती है। शिक्षा एक अत्यंत व्यापक, जटिल और गतिशील प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को सुचारू, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलाने के लिए एक कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है। जब प्रशासन के सामान्य सिद्धांतों और तकनीकों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, तो उसे शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। शैक्षिक प्रशासन वह धुरी है जिसके चारों ओर विद्यालय की समस्त गतिविधियां घूमती हैं। यह मानवीय संसाधनों, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी और भौतिक संसाधनों, भवन, उपकरण, वित्त के बीच एक ऐसा समन्वय स्थापित करता है जिससे शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को न्यूनतम समय और ऊर्जा में प्राप्त किया जा सके। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शाब्दिक दृष्टि से प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों एड की ओर और मिनिस्ट्रेर सेवा करना या प्रबंध करना से हुई है। इस प्रकार प्रशासन का मूल अर्थ है दूसरों की सेवा करना या सुव्यवस्थित रूप से कार्यों का प्रबंधन करना।
शिक्षा के संदर्भ में शैक्षिक प्रशासन का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा किसी शिक्षण संस्था को इस प्रकार निर्देशित, नियंत्रित और संचालित किया जाता है कि वह अपने शैक्षिक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। यह केवल आदेश देने या नियंत्रण करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सहयोगपूर्ण और समन्वयकारी प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रशासन की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। विभिन्न शिक्षाविदों और विद्वानों ने शैक्षिक प्रशासन को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। 1. ग्राहम बेलफोर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना है, जिससे वे उपलब्ध सीमित साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर सकें। यह परिभाषा सबसे अधिक लोकप्रिय और सटीक मानी जाती है, क्योंकि इसमें छात्र, शिक्षक और शिक्षा के समन्वय पर बल दिया गया है। 2. एन मुखर्जी के अनुसार शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। इसका तात्पर्य छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के अन्य सदस्यों के एक समूह को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना है। 3. आर्थर बी मोहलमैन के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का अर्थ उस प्रक्रिया से है जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाती है, संगठन करती है, निर्देशन करती है, समन्वय करती है और मूल्यांकन करती है। 4. सर जॉन एडम्स के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य शैक्षिक प्रक्रिया को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि वह समाज की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुरूप हो। उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक प्रशासन एक उद्देश्यपूर्ण, गत्यात्मक, डायनामिक और मानवीय प्रक्रिया है, जिसका मुख्य लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और बालक का सर्वांगीण विकास करना है। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन कोई स्वयंभू लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये शिक्षा के वृहद लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन, मीन्स है। एक कुशल शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1. छात्रों का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। शैक्षिक प्रशासन का सर्वोपरि और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना है। इसके अंतर्गत बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक विकास शामिल है। प्रशासन का कार्य ये सुनिश्चित करना है कि विद्यालय में ऐसा अनुकूल वातावरण और सुविधाएं जैसे खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम उपलब्ध हों, जो छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं को अधिकतम सीमा तक विकसित कर सकें। 2. उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी शैक्षिक संस्था के पास 2 प्रकार के संसाधन होते हैं: मानवीय, शिक्षक, छात्र, लिपिक वर्ग आदि, और भौतिक, भवन, फर्नीचर, उपकरण, वित्त आदि। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इन दोनों प्रकार के संसाधनों के बीच ऐसा आदर्श समन्वय स्थापित करना है जिससे इनका अधिकतम और सर्वोत्तम उपयोग हो सके। प्रशासन ये सुनिश्चित करता है कि विद्यालय के समय, धन और श्रम की कोई बर्बादी न हो। प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। 3. शैक्षिक नीतियों और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज। सरकार, शिक्षा विभाग या शिक्षा आयोगों द्वारा समय समय पर जो नीतियां, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, योजनाएं और नियम बनाए जाते हैं, वे केवल कागजों तक सीमित न रहें। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य इन नीतियों को व्यावहारिक धरातल पर, विद्यालयी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करना और उनके अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करना है। 4. योग्य शिक्षकों की व्यवस्था और उनका व्यावसायिक विकास, प्रोविजन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स। शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पूरी तरह से शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए प्रशासन का उद्देश्य न केवल योग्य, प्रशिक्षित और समर्पित शिक्षकों की नियुक्ति करना है, बल्कि सेवा काल के दौरान उनके व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अवसर भी प्रदान करना है। शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं, वर्कशॉप्स, सेमिनार और रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करना प्रशासन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ताकि शिक्षक नवीनतम शिक्षण विधियों से अवगत रह सकें। 5. लोकतांत्रिक मूल्यों और दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, अतः शिक्षा का उद्देश्य भी लोकतांत्रिक नागरिक तैयार करना है। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य विद्यालय में एक ऐसा वातावरण बनाना है
जो समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हो। प्रशासन को तानाशाही, ऑटोक्रेटिक न होकर सहभागी, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, जहां शिक्षकों और छात्रों को भी निर्णय प्रक्रिया में उचित महत्व दिया जाए। 6. विद्यालय और समाज के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। एस्टैब्लिशिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। विद्यालय समाज का ही एक लघु रूप, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है। विद्यालय समाज के लिए है और समाज द्वारा पोषित होता है। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य इन दोनों के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करना है। अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) की स्थापना करना, विद्यालय के कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना और स्थानीय संसाधनों का विद्यालय के हित में उपयोग करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। 7. शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना, टू ब्रिंग क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन। प्रशासन का उद्देश्य केवल छात्रों की संख्या बढ़ाना, क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि शिक्षा के स्तर में निरंतर गुणात्मक सुधार लाना है। इसके लिए आधुनिक शिक्षण तकनीकों (आईसीटी) का प्रयोग, वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणालियों को अपनाना और अनुसंधान एवं नवाचार (रिसर्च एंड इनोवेशन) को प्रोत्साहित करना शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। 8. स्वस्थ और भयरहित वातावरण का निर्माण, क्रिएटिंग अ हेल्थी एंड फियरलेस एनवायरनमेंट। सीखने की प्रक्रिया तभी प्रभावी हो सकती है जब विद्यालय का वातावरण भयमुक्त, आनंददायी और प्रेरणादायक हो। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य विद्यालय में कठोर दंड के बजाय स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की भावना विकसित करना और छात्रों को मानसिक तथा शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस कराना है। 9. उचित पाठ्यक्रम का विकास और नियोजन, प्रॉपर करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। समाज की आवश्यकताएं और ज्ञान का स्वरूप निरंतर बदल रहा है, इसलिए शैक्षिक प्रशासन का एक उद्देश्य ये भी है कि पाठ्यक्रम को समय के अनुसार प्रासंगिक, रेलेवेंट और अद्यतन अपडेटेड बनाया जाए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके और उनमें व्यावसायिक कौशल विकसित कर सके। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासन वो इंजन है जो शिक्षा रूपी रेलगाड़ी को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाता है। बिना एक सुदृढ़ और कुशल शैक्षिक प्रशासन के शिक्षा की कितनी भी अच्छी नीतियां और योजनाएं क्यों न बना ली जाएं, वे कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जहां शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, वहां शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं रह गया है, बल्कि एक दूरदर्शी नेतृत्व प्रदान करना हो गया है जो छात्रों, शिक्षकों और पूरे समाज को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके। शैक्षिक पर्यवेक्षण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। शैक्षिक पर्यवेक्षण के महत्व और कार्यों का अन्वेषण कीजिए। उत्तर। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। शिक्षा एक अनवरत और गतिशील प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालयों में शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया का प्रभावी होना अत्यंत आवश्यक है। कक्षा में शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो कितना प्रभावी है? क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें शैक्षिक पर्यवेक्षण, एजुकेशनल सुपरविजन के माध्यम से मिलता है। शैक्षिक प्रशासन जहां पूरी संस्था की व्यवस्था, भवन, वित्त, नियम देखता है, वहीं शैक्षिक पर्यवेक्षण मुख्य रूप से विद्यालय के शैक्षिक पक्ष यानी पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता सुधारने पर केंद्रित होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। अंग्रेजी भाषा का शब्द सुपरविजन दो शब्दों के मेल से बना है। सुपर अर्थात श्रेष्ठ या उच्च और विजन अर्थात दृष्टि। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में पर्यवेक्षण का मतलब है उच्च दृष्टि या दिव्य दृष्टि। शिक्षा के क्षेत्र में इसका अर्थ एक ऐसे अनुभवी और विशेषज्ञ व्यक्ति की दृष्टि से है जो शिक्षण प्रक्रिया का गहराई से अवलोकन करता है और शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। पर्यवेक्षण की अवधारणा में समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव आया है। पारंपरिक अवधारणा, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, प्राचीन काल में पर्यवेक्षण को निरीक्षण, इंस्पेक्शन कहा जाता था। इसका स्वरूप तानाशाही, ऑटोक्रेटिक था। निरीक्षक एक पुलिस अधिकारी की तरह विद्यालय आता था, शिक्षकों की कमियां ढूंढता था, उन्हें डांटता था और भय का माहौल बनाता था। इसका उद्देश्य केवल कमियां खोजना था, सुधार करना नहीं। आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आधुनिक समय में पर्यवेक्षण एक लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। आज का पर्यवेक्षक शिक्षकों का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड माना जाता है।
वो शिक्षकों की गलतियां निकालने के बजाय उनके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करता है और शिक्षण विधियों में सुधार लाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की परिभाषाएं, डेफिनेशंस, विद्वानों ने इसे निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। 1. किम्बल वाइल्स के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षण अधिगम परिस्थिति के विकास में सहायता है। ये सबसे सटीक परिभाषा है क्योंकि ये सीधे शिक्षण सुधार पर जोर देती है। 2. एडम्स एंड डिकी के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षण के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। 3. बर्टन एंड ब्रूकनर के अनुसार पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को उनके कार्यों को बेहतर ढंग से करने में सहायता देना है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। वर्तमान समय में ज्ञान का विस्फोट हो रहा है और नई नई शिक्षण तकनीकें आ रही हैं। ऐसे में शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षण का महत्व बहुत बढ़ गया है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार। पर्यवेक्षण का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये कक्षा में चलने वाली शिक्षण प्रक्रिया को अधिक जीवंत, रोचक और मनोवैज्ञानिक बनाता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों को बताता है कि किसी कठिन विषय को आसानी से कैसे पढ़ाया जाए। 2. शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल ग्रोथ। शिक्षक एक बार नियुक्त होने के बाद अक्सर नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं। पर्यवेक्षण शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों, आधुनिक उपकरणों जैसे स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर और नवीन शोधों से अवगत कराकर उनका व्यावसायिक विकास करता है। 3. शिक्षकों की समस्याओं का समाधान। पढ़ाते समय शिक्षकों को अनुशासन, पाठ्यक्रम या कमजोर छात्रों से संबंधित कई व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्यवेक्षक अपने अनुभव से शिक्षकों को इन समस्याओं को सुलझाने के व्यावहारिक तरीके सुझाता है। 4. छात्रों की उपलब्धियों में वृद्धि। जब शिक्षक बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे और उनके पढ़ाने के तरीके में नवीनता होगी, तो स्वाभाविक रूप से छात्रों के सीखने की गति तेज होगी और उनके परीक्षा परिणामों तथा शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि होगी। 5. शैक्षिक नवाचारों, इनोवेशंस का समावेश। शिक्षा में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। पर्यवेक्षण के माध्यम से विद्यालयों में प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि और डिजिटल एजुकेशन जैसे नवाचारों को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। 6. संसाधनों का इष्टतम उपयोग। विद्यालय में पुस्तकालय, प्रयोगशाला और शिक्षण सहायक सामग्री TLM तो होती है, लेकिन शिक्षक उनका उपयोग नहीं करते। पर्यवेक्षण शिक्षकों को इन भौतिक संसाधनों का अधिक से अधिक और सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। शैक्षिक पर्यवेक्षण कोई एक काम नहीं है, बल्कि ये कार्यों का एक विस्तृत समूह है। एक सफल पर्यवेक्षक को विद्यालय में निम्नलिखित प्रमुख कार्य करने होते हैं। 1. शैक्षिक एवं अकादमिक कार्य, एकेडमिक फंक्शंस। शिक्षण विधियों का अवलोकन करना और उनमें आवश्यक सुधार के लिए सुझाव देना। शिक्षकों के लिए आदर्श पाठ, मॉडल लेसन्स प्रस्तुत करना ताकि शिक्षक देखकर सीख सकें। शिक्षकों को पाठ योजना, लेसन प्लान तैयार करने में मदद करना। 2. नेतृत्व संबंधी कार्य, लीडरशिप फंक्शंस। पर्यवेक्षक शिक्षकों का नेता होता है। उसका कार्य शिक्षकों को एक टीम के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करना है। विद्यालय के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करना और शिक्षकों में आत्मविश्वास जगाना। 3. मूल्यांकन संबंधी कार्य, इवैल्यूएशन फंक्शंस। शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन करना। छात्रों के लिए सही मूल्यांकन प्रणालियों जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE को लागू करवाना। विद्यालय की संपूर्ण शैक्षिक प्रगति की समय समय पर समीक्षा करना। 4. परामर्श एवं मार्गदर्शन के कार्य, कंसल्टेटिव एंड गाइडेंस फंक्शंस। कक्षा कक्ष प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट में शिक्षकों का मार्गदर्शन करना। अनुशासनहीन छात्रों से कैसे निपटा जाए, इस विषय पर मनोवैज्ञानिक परामर्श देना। नवनियुक्त फ्रेशर्स, शिक्षकों को विद्यालय के माहौल में ढलने और शिक्षण में आने वाली शुरुआती झिझक को दूर करने में सहायता करना। 5. सृजनात्मक एवं अनुसंधान कार्य, क्रिएटिव एंड रिसर्च फंक्शंस। शिक्षकों को क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे कक्षा की दैनिक समस्याओं का वैज्ञानिक हल खोज सकें। शिक्षकों में रचनात्मकता को बढ़ावा देना ताकि वे स्वयं की शिक्षण सहायक सामग्री TLM बना सकें। विद्यालय में वाद विवाद, विज्ञान प्रदर्शनी और शैक्षिक भ्रमण जैसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को आयोजित करने में मदद करना। 6. समन्वय संबंधी कार्य,
कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस। प्रधानाचार्य, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के बीच एक मधुर और सहयोगात्मक संबंध, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। विद्यालय और समुदाय, कम्युनिटी को करीब लाना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। उपर्युक्त विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पुराने समय की तरह अब पर्यवेक्षक दोष निकालने वाला नहीं रहा, बल्कि वो एक सहयोगी और मार्गदर्शक बन गया है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य शिक्षक की कमियों पर दंडित करना नहीं है, बल्कि उसके आत्मविश्वास को बढ़ाकर उसे एक बेहतर शिक्षक बनने में मदद करना है। अंततः एक उत्कृष्ट और प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि विद्यालय का शैक्षिक वातावरण स्वस्थ रहे और शिक्षा के राष्ट्रीय एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति सफलतापूर्वक हो सके। विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? विद्यालय अनुशासन के लिए दंड और पुरस्कार की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यहाँ इस प्रश्न का विस्तृत और विश्लेषणात्मक उत्तर दिया गया है। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन डिसिप्लिन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुशासन शब्द अनु और शासन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नियमों या आदेशों का पालन करना। एक विद्यालय के संदर्भ में अनुशासन का अर्थ केवल कक्षा में पूर्ण शांति या छात्रों को डरा धमकाकर नियंत्रण में रखना नहीं है, बल्कि छात्रों के भीतर स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में दमनात्मक अनुशासन, भय पर आधारित के स्थान पर प्रभावात्मक और स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। एक विद्यालय तभी अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है जब वहां का वातावरण शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और अनुशासित हो। भाग 1, विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय। विद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने और एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। 1. शिक्षक का आदर्श प्रस्तुत करना। टीचर एज अ रोल मॉडल। छात्र स्वभाव से अनुकरण करने वाले होते हैं। यदि शिक्षक स्वयं समय के पाबंद हैं, उनका आचरण संयमित है और वे नियमों का पालन करते हैं, तो छात्र स्वतः ही उनसे प्रेरित होकर अनुशासित व्यवहार करने लगते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व ही अनुशासन की पहली सीढ़ी है। 2. स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं निर्धारित करना। क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। विद्यालय और कक्षा के नियम स्पष्ट, तार्किक और समझने में आसान होने चाहिए। नियम बनाते समय यदि छात्रों की सहभागिता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन सुनिश्चित की जाए तो वे उन नियमों का पालन अधिक जिम्मेदारी से करते हैं। 3. प्रभावी और रोचक शिक्षण विधियां। इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। अक्सर देखा गया है कि जब कक्षा में शिक्षण कार्य नीरस या उबाऊ होता है तो छात्र अनुशासनहीनता करने लगते हैं। शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों में नवीनता लानी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री TLM का उपयोग करना चाहिए और कक्षा को संवादात्मक, इंटरैक्टिव बनाना चाहिए। व्यस्त छात्र कभी अनुशासन भंग नहीं करते। 4. पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। को-करिकुलर एक्टिविटीज। छात्रों के भीतर असीम ऊर्जा होती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा न मिले तो यह विध्वंसक हो सकती है। विद्यालय में खेलकूद, NCC, स्काउट गाइड, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, नाटक और कला जैसी गतिविधियों का नियमित आयोजन होना चाहिए ताकि छात्रों की ऊर्जा का सकारात्मक रचनात्मक कार्यों में उपयोग हो सके। 5. सहानुभूतिपूर्ण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। एम्पैथेटिक साइकोलॉजिकल अप्रोच। कई बार छात्रों की अनुशासनहीनता के पीछे उनके पारिवारिक, मानसिक या शारीरिक कारण होते हैं। एक शिक्षक को तानाशाह न बनकर एक मार्गदर्शक और मित्र की भूमिका निभानी चाहिए। छात्रों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनकर उनका मनोवैज्ञानिक समाधान खोजना चाहिए। 6. उचित भौतिक वातावरण। प्रॉपर फिजिकल एनवायरनमेंट। विद्यालय का भौतिक वातावरण जैसे कक्षा में उचित रोशनी, हवा, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और शौचालय आदि की सुविधा भी अनुशासन को प्रभावित करती है। असुविधाजनक माहौल में छात्र अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं और अनुशासनहीनता करते हैं। 7. अभिभावक शिक्षक सहयोग। पेरेंट टीचर कोऑपरेशन। छात्र के व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव उसके घर के माहौल का पड़ता है। विद्यालय को नियमित रूप से PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन करना चाहिए ताकि माता पिता को बच्चे के व्यवहार और प्रगति से अवगत कराया जा सके और संयुक्त रूप से सुधार के प्रयास किए जा सकें।
भाग 2 विद्यालय अनुशासन के लिए पुरस्कार और दंड की भूमिका का परीक्षण। अनुशासन स्थापित करने में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुरस्कार, रिवॉर्ड और दंड, पनिशमेंट, दोनों ही प्रबल प्रेरक, मोटिवेटर्स माने गए हैं। जहां पुरस्कार सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है, वहीं दंड नकारात्मक व्यवहार को रोकने का कार्य करता है। पुरस्कार की भूमिका, रोल ऑफ रिवॉर्ड। पुरस्कार वह साधन है जो छात्रों को वांछित और उत्तम आचरण को बार बार दोहराने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा और उत्साह में वृद्धि। जब किसी छात्र को उसके अच्छे व्यवहार, समय की पाबंदी या ईमानदारी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, तो उसमें आगे भी वैसा ही करने का उत्साह बढ़ता है। आत्मविश्वास का विकास। पुरस्कार प्राप्त करने से छात्र के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा। जब किसी एक छात्र को अच्छे आचरण के लिए मंच पर सम्मानित किया जाता है, तो बाकी छात्र भी वैसा ही आदर्श व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। हेल्थी कंपटीशन। पुरस्कार के प्रकार। पुरस्कार भौतिक, पुस्तकें, मेडल, पेन या अमूर्त सामाजिक, प्रशंसा करना, शाबाशी देना, प्रमाण पत्र देना, कक्षा का मॉनिटर बनाना हो सकते हैं। सावधानी। पुरस्कार देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पुरस्कार निष्पक्ष हो और केवल वास्तविक उपलब्धि या अच्छे आचरण पर ही दिया जाए। पुरस्कारों की अधिकता भी उनके महत्व को कम कर सकती है। दंड की भूमिका, रोल ऑफ पनिशमेंट। दंड का मुख्य उद्देश्य छात्र को शारीरिक या मानसिक पीड़ा देना नहीं है, बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास कराना और भविष्य में उस अनुचित व्यवहार को दोहराने से रोकना है। सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। आधुनिक शिक्षा शास्त्र दंड के प्रतिशोधात्मक, बदला लेने वाले स्वरूप का घोर विरोध करता है। दंड केवल सुधारात्मक होना चाहिए। शारीरिक दंड पर प्रतिबंध। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 की धारा 17 के तहत विद्यालयों में किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक दंड, कॉर्पोरल पनिशमेंट को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। मारपीट, मुर्गा बनाना या अपमानित करना पूरी तरह से अवैध और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक है। दंड के नकारात्मक प्रभाव। कठोर दंड से बच्चों में विद्यालय के प्रति भय पैदा होता है। वे विद्रोही बन सकते हैं, उनमें हीन भावना आ सकती है, या वे विद्यालय जाना ड्रॉप आउट छोड़ सकते हैं। स्वीकार्य वैकल्पिक दंड। आधुनिक समय में दंड का स्वरूप रचनात्मक होना चाहिए, जैसे कुछ समय के लिए खेल की कक्षा से वंचित कर देना, लॉस ऑफ प्रिविलेजेस, कक्षा में सबसे आगे बैठाना, पुस्तकालय को व्यवस्थित करने का कार्य सौंपना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, निजी तौर पर समझाना और चेतावनी देना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि विद्यालयों में अनुशासन का अर्थ डंडे के जोर पर शांति स्थापित करना नहीं है, बल्कि छात्रों के हृदय में सही और गलत की पहचान विकसित करना है। अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार की भूमिका दंड की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावी और स्थायी होती है। दंड केवल कुछ समय के लिए बुरे व्यवहार को दबा सकता है, लेकिन यह व्यवहार में आंतरिक सुधार नहीं ला सकता। इसके विपरीत प्यार, प्रशंसा और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से छात्र के चरित्र का स्थायी निर्माण होता है। इसलिए विद्यालयों को दंड केंद्रित दृष्टिकोण को त्याग कर सुधारात्मक, निदानात्मक और पुरस्कार आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जिससे छात्र स्वेच्छा से अनुशासन का पालन कर सकें और एक आदर्श नागरिक बन सकें। मुझसे आप क्या समझते हैं? विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रम के महत्व और प्रकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ इस प्रश्न का विस्तृत और विश्लेषणात्मक उत्तर दिया गया है, जो बीएड परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल छात्रों को साक्षर बनाना या किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। आज का जीवन अत्यंत जटिल और प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। एक छात्र को अपने जीवन में शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत स्तर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में छात्र स्वयं को अकेला और भ्रमित महसूस कर सकता है। यहीं पर निर्देशन, गाइडेंस की भूमिका आरंभ होती है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें किसी अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, छात्र को उसकी क्षमताओं, रुचियों और सीमाओं को पहचानने तथा जीवन की समस्याओं का समाधान स्वयं करने के योग्य बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम्स इन स्कूल्स।
विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रम से तात्पर्य उन सुनियोजित और संगठित गतिविधियों व सेवाओं से है जो विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों द्वारा छात्रों के उचित मार्गदर्शन के लिए चलाई जाती हैं। विद्यालयों में निर्देशन का अर्थ छात्रों पर किसी निर्णय को थोपना नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड बनने में मदद करना है। जोन्स के अनुसार निर्देशन किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने, समायोजन करने और अपनी समस्याओं को हल करने में दी गई सहायता है। एक विद्यालयी निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं। 1. छात्रों की रुचियों, बौद्धिक स्तर और योग्यताओं का मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा आकलन करना। 2. छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों की जानकारी देना। 3. छात्रों को उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समायोजन एडजस्टमेंट करने में सहायता करना। विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल्स। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रम कोई विलासिता, लग्जरी नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। 1. शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्व, इंपॉर्टेंस फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। उचित विषयों का चयन। कक्षा 10वीं के बाद छात्रों को विज्ञान, वाणिज्य या कला संकाय में से किसी एक को चुनना होता है। निर्देशन कार्यक्रम छात्रों को उनकी बौद्धिक क्षमता और रुचि के अनुसार सही विषय चुनने में मदद करता है। अपव्यय और अवरोधन, स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज को रोकना। कई छात्र गलत विषय चुन लेने के कारण बार बार फेल होते हैं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट। सही निर्देशन से इस राष्ट्रीय क्षति को रोका जा सकता है। अध्ययन की आदतों में सुधार। निर्देशन के माध्यम से छात्रों को समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट और प्रभावी अध्ययन विधियों के बारे में बताया जाता है, जिससे उनके परीक्षा परिणामों में सुधार होता है। 2. मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत महत्व, साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल इंपॉर्टेंस। मानसिक तनाव और दबाव को कम करना। आज के छात्र माता पिता की अत्यधिक अपेक्षाओं, परीक्षा के तनाव और गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण अवसाद, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। निर्देशन कार्यक्रम उन्हें इस तनाव से निपटने की मनोवैज्ञानिक ताकत देता है। किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान। माध्यमिक स्तर के छात्र किशोरावस्था, एडोलेसेंस के दौर से गुजरते हैं, जिसे तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। शारीरिक और हार्मोनल बदलावों के कारण उत्पन्न उनके भ्रम और चिंताओं को एक अच्छे निर्देशन द्वारा ही शांत किया जा सकता है। विशिष्ट बालकों की पहचान। कक्षा में कुछ प्रतिभाशाली, गिफ्टेड, कुछ मंदबुद्धि, स्लो लर्नर्स और कुछ समस्यात्मक बालक होते हैं। निर्देशन कार्यक्रम इन सभी की पहचान कर उनके लिए विशेष शैक्षिक व्यवस्था करने में सहायक होता है। 3. सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व, सोशल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। सामाजिक समायोजन। निर्देशन छात्रों में सहिष्णुता, सहयोग और नेतृत्व जैसे सामाजिक गुणों का विकास करता है, जिससे वे अपने परिवार, सहपाठियों और समाज के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाते हैं। मानव संसाधन का सही उपयोग। जब सही छात्र को सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन मिलता है, तो वह भविष्य में एक कुशल नागरिक बनता है। इससे राष्ट्र के मानव संसाधन का अधिकतम और सर्वोत्तम उपयोग संभव हो पाता है। निर्देशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ गाइडेंस। विद्वानों ने निर्देशन को कई भागों में बांटा है, लेकिन विद्यालयी स्तर पर मुख्य रूप से निर्देशन के 3 प्रकार सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 1. शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस। ये वह निर्देशन है जो छात्रों को उनकी शिक्षा से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र को उसके विद्यालयी वातावरण के साथ अनुकूलन करने में मदद करना है। इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्य: नए छात्रों को विद्यालय के नियमों और वातावरण से परिचित कराना, ओरिएंटेशन। आगे की पढ़ाई के लिए उचित स्कूल, कॉलेज या पाठ्यक्रम का चुनाव करने में सहायता करना। छात्रों की सीखने संबंधी कठिनाइयों, लर्निंग डिफिकल्टीज का पता लगाना और उपचारात्मक शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग की व्यवस्था करना। पुस्तकालय और अन्य शैक्षिक संसाधनों के सही उपयोग की जानकारी देना। 2. व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस। व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ है व्यक्ति को व्यवसाय चुनने, उसके लिए तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने और उसमें प्रगति करने में सहायता देना। इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्य: छात्रों को विभिन्न व्यवसायों, रोजगार के नए क्षेत्रों और बाजार की मांगों के बारे में अद्यतन अपडेटेड जानकारी प्रदान करना। छात्रों की अभिक्षमता, एप्टीट्यूड और कौशल का परीक्षण कर उन्हें यह बताना कि वे किस पेशे जैसे इंजीनियरिंग, शिक्षण, चिकित्सा, कला के लिए सबसे उपयुक्त हैं।
रोजगार कार्यालयों, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की जानकारी देना। करियर डे या प्रदर्शनियों का आयोजन करना। 3. वैयक्तिक निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस। जब किसी छात्र की समस्या का संबंध न तो सीधे तौर पर शिक्षा से होता है और न ही व्यवसाय से, बल्कि उसके स्वयं के व्यक्तित्व, भावनाओं या चरित्र से होता है, तब उसे वैयक्तिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्य: छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत करना, बुरी आदतों जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, नशे की लत या आक्रामकता को दूर करने में मनोवैज्ञानिक परामर्श देना, पारिवारिक कलह या माता-पिता के अलगाव के कारण मानसिक रूप से परेशान छात्रों को भावनात्मक संबल प्रदान करना, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शारीरिक विकास से संबंधित उचित मार्गदर्शन देना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा एक शरीर है तो निर्देशन उसकी आत्मा है। बिना निर्देशन के शिक्षा उद्देश्यहीन और दिशाहीन हो सकती है। आज के समय में विद्यालयों में केवल एक अलग से गाइडेंस काउंसलर नियुक्त कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक शिक्षक को एक निर्देशक की भूमिका निभानी होगी। एक सुदृढ़ और प्रभावी निर्देशन कार्यक्रम न केवल छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की राह दिखाता है, बल्कि उन्हें एक संतुलित, खुशहाल और जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी सर्वोपरि भूमिका निभाता है। अतः सरकार और विद्यालय प्रबंधन दोनों को मिलकर विद्यालयों में निर्देशन और परामर्श केंद्रों, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल्स की स्थापना को अनिवार्य और क्रियाशील बनाना चाहिए।